नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये नारायण जी ने भेजा है। नारायण जी वैसे तो यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन हरियाणा का एक शहर गुरुग्राम में वो जॉब करते थे। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या हुई थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करता हूँ आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम नारायण है। वो साल था 2001। मैं अब 25 साल का हो चुका था और मैं एक ऑफिस में काम कर रहा था। मैं अच्छे पोस्ट पर था उस ऑफिस में। उस ऑफिस में लड़कियां भी काम करती थी और एक न्यू ज्वाइनिंग एक लड़की आई थी। उसका नाम था महक। महक बहुत सीधी सादी सिंपल रहने वाली लड़की थी और पता नहीं क्या उसकी आंखों में जादू था कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था। मुझे लगने लगा कि मुझे इसी लड़की से शादी करना चाहिए। पता नहीं क्या मेरे मन में ये सब विचार चल रहा था। अब मैं सही में उस लड़की के पीछे दीवाना सा बन गया था और 1 महीने के अंदर में मैं उससे दोस्ती कर बैठा था। अब हम बाहर में मिला करते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, सिनेमा देखने जाते थे ऑफिस के छूटने के बाद में। और इस दोस्ती को करीब करीब अब 3 महीना से ऊपर हो चुका था। मैंने अपने दिल की बात महक से कह दी कि देखो महक, इस दोस्ती को मुझे शादी में बदलना है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? महक बोली हाँ, मैं तैयार हूँ। मैंने पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? आप मुझे उनके पास में ले चलो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जो महक थी वो मुस्कुराते हुए बोलने लगी कि उसके लिए तो तुम्हें उत्तराखंड जाना पड़ेगा। वो लड़की उत्तराखंड की रहने वाली थी। मैं बोला कोई बड़ी बात नहीं है, हम चल पड़ेंगे उत्तराखंड। कब चलना है? वो हंसते हुए कहने लगी कि नहीं, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूछा क्यों? कहने लगी देखो माँ जो मेरी माँ हैं और पिता हैं अब इस दुनिया में नहीं हैं और मेरी चाची मुझे संभाला है, पढ़ाया लिखाया है, इस योग्य बनाया है कि मैं यहाँ पर आपके साथ काम कर रही हूँ। तो ले दे कि मेरी चाची है और चाची इसी शहर में रहती है, मैं उन्हीं के पास में रहती हूँ। अब तो आसान बात और हो गई थी कि इसी शहर में जो उसका गार्जियन था अब मैं कभी भी मिल सकता था। और एक दिन हम पहुँच गए थे महक के घर पर, छुट्टी वाले दिन। और फिर हमारी बातचीत तय हो चुकी थी। जो महक की चाची थी वो शादी करने को तैयार हो चुकी थी। मैं अब अपने माँ बाप से इसके बारे में सब कुछ बता दिया। हमारे पिताजी भी माँ भी तैयार हो चुके थे। अब ये शादी जो करनी थी हमें यहीं पर करना था, अब बिल्कुल सिंपल तरीके से मंदिर में। बस हमारे गांव से मेरे जो रिश्तेदार थे वही आए थे और महक की तरफ से 1-2 और उनके जानने वाले लोग थे जो इसी शहर में थे, वो आए थे। अब फिर हमारी शादी हो चुकी थी। महक हमारे अब घर आ चुकी थी। पहला ही रात था और मैं उसके नज़दीक जब हुआ तो मैंने देखा उसके बाजू पर एक बड़ी सी काला कपड़े में कुछ ताबीज़ सा बंधा हुआ था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। सजी दुल्हन और उसके हाथ पर, दाहिने हाथ पर वो ताबीज़ बड़ा अजीब सा लग रहा था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने महक से पूछा महक, ये क्या चीज़ है तुमने जो हाथ में बांध रखा है?
खोल दो इसको, हटा दो, ये बहुत सही नहीं लग रहा है। मैं उसको समझाते हुए बोला। वो कहने लगी कि देखो अभी खोलने का समय नहीं आया है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और बात आई गई हो गई। और इसके बाद मैं उस ताबीज़ के बारे में पूछने लगा कि आखिर है क्या चीज़। लेकिन वो दिन नहीं, मैं 2-4 दिन के बाद में ये सवाल पूछा था उससे। वो कहने लगी कि मुझे तो याद नहीं होता था, बचपन की बात है, बचपन नहीं 15-16 साल की जब महक हो गई थी, तो वो बताने लगी कि मुझ पर कोई जिन सवार हो जाता था, जिन मेरे ऊपर रहता था। और फिर मैं अपना होश खो बैठती थी, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था कि मैं कहाँ पर हूँ, वो जिन मेरे साथ में क्या कर रहा है। इस तरह की वो कहानी बता रही थी। मैं उसकी कहानी सुनकर के हैरत में था कि आज के एडवांस युग में और ये जिन भूत पिचास कहाँ होते हैं। सब ऐसे ही मन की बनाए हुई बात है और इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं उसको समझाने लगा कि देखो ये सब फालतू फंड की बातें हैं, मन का भ्रम होता है और कुछ नहीं है। अगर तबीयत भी लोगों को ख़राब है तो उसको भूत ही पकड़ लेता है, भूत का इलाज होने लगता है। अरे डॉक्टर को दिखाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं सारी बात उसको समझाने लगा था, लेकिन जो महक थी वो कह रही थी कि नहीं से ये ताबीज़ इसी चक्कर में मेरे तब से बंधा हुआ है, आज जब से है मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। मैं कहने लगा कि तुम खोल कर देखो, 1 आध दिन 2 दिन, अगर तुम्हें दिक्कत लगे तो दोबारा पहन लेना। और इस पर जो महक थी वो मान गई। वो ताबीज़ खोल करके और एक जगह पर सुरक्षित उसने रख दिया था कि जब ज़रूरत पड़े तो उसको वो पहन सके। लेकिन ताबीज़ उतारने के बाद में भी वो नॉर्मल ही रही। पूरा 10 दिन तक वैसे के वैसे ही चलता रहा। कोई ना तकलीफ़ हुआ उसको, ना बीमार पड़ी, ना उसके पास में कोई जिन आया। सब कुछ पहले की तरह सही सलामत चल रहा था। अब मुझे अपने गांव जाना था और साथ में महक भी जानी थी। और हम अपने गांव के टिकट बुक करा चुके थे और महक के साथ हम अपने गांव ट्रेन में सवार हो चुके थे। रात आई, हमारा बर्थ आसपास ही था और हम लोग सो चुके थे। और तभी अचानक लगा कि हमारा बिल्कुल ग्राउंड पे ही सीट था, आमने सामने की। और अचानक लगा कि हमारे पास में कोई आकर के खड़ा हो गया बीच में। मैं समझा कि कोई ऐसे ही यात्री होगा, सीट की तलाश में भटक रहा होगा, या फिर कोई चोर उचक्का होगा, सामान चुराने के चक्कर में होगा। अब मेरी नींद तो खुली हुई थी, बस मैंने अपनी आंखें खोल करके देखने लगा। मैं देखा तो करीब 20-25 साल का एक लड़का मुझे सफ़ेद कपड़ों में दिखाई पड़ा, जिसके बाल बड़े बड़े थे और मूछें छोटी छोटी मूछें थी, बिना दाढ़ी का था वो। और उसकी जो आंखें थी महक के ऊपर में लगी हुई थी। वो महक को एक टक घूरे जा रहा था। अब मैं उसको घूरता देख मुझे गुस्सा आ चुका था। अब मैं उसको डांटा, अरे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो इस जगह पर, जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठो। मैं डांटा तो वो मेरी तरफ मुड़ करके देखा। तब मैंने देखा उसकी आंखों में एक रोशनी सी नजर आ रही थी, लाल रंग की, जो इंसान की आंखों में नहीं पाई जाती। अब मैं उसकी आंखें देख करके बड़ा अजीब सा लगा। पूरे बदन में एक सिहरन सी होने लगी थी। और वो मेरी बात सुन करके कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से वो वापस चला गया। और फिर मुझे नज़र नहीं आया। मैं इस घटना को अपने आप में ही रखा था। मैंने महक को कुछ भी नहीं बताया, नहीं तो वो बेचारी खामखा और डर जाती।
हम अपने गांव अब पहुंच गए थे सही सलामत से। और हमारे गांव में अब आज तीसरा दिन था। रात को हम सोए हुए थे। रात के करीब 1 के आसपास का टाइम हो रहा था और तभी लगा कि हमारे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। ठक 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 की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि घर का कोई सदस्य है और मैं नींद से जाग चुका था। महक भी जाग चुकी थी और मैं आवाज़ दिया, कौन? तो उधर से कुछ भी आवाज़ नहीं आई और वो जो ठक ठक की आवाज़ थी दोबारा आने शुरू हो गई। मैं जोर से चिल्लाया, आखिर कौन है दरवाजे पर? क्या माँ तुम हो? मैंने समझा कि माँ ही शायद होगी, कोई ज़रूरी काम हो तभी आई होगी। लेकिन माँ होती तो ज़रूर आवाज़ देती। वो जो भी दरवाजे पर ठक ठक कर रहा था वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। और फिर मैं उठ कर के गुस्से से और जाके दरवाज़ा खोला तो देखा कि आंगन में दरवाजे के पास में कोई मुझे नज़र नहीं आया। कोई था ही नहीं उस जगह। बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था मेरा घर का आंगन भी और दरवाजे के पास का एरिया भी। तो आखिर इतनी देर तक कौन ठक ठक कर रहा था, कौन दस्तक दे रहा था? और मेरी आवाज़ सुन कर के मेरी माँ भी जाग चुकी थी और वो निकल के आ गई कमरे से। कहने लगी, नारायण क्या हुआ? किससे बात कर रहा तू इतनी रात को? जाओ सो जाओ। मैंने माँ को बोला, माँ तुमने आवाज़ सुनी थी ठक ठक की? हमारे दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा था। मैं समझा कि तुम हो शायद, लेकिन यहाँ तो कोई, मैं दरवाज़ा खोला तो कोई था ही नहीं माँ। माँ हैरान थी मेरी बात सुन करके। अरे बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर तेरे कान बजे होंगे, बाहर से कोई आवाज़ आई होगी और तुझे लगा होगा कि दरवाज़ा ही बज रहा है। जा बेटे, अभी आधी रात से ऊपर का टाइम है, जा आराम कर, सुबह हम बात करेंगे, जा सो जा। और माँ मुझे अंदर कर दिया और बोली, दरवाज़ा बंद कर लो और सो जाओ। और फिर वो अपने कमरे में चली गई होगी। लेकिन वो उस ठक ठक की आवाज़ ने मेरी नींद को रोक दिया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचने लगा था कि ट्रेन का घटना और अचानक ये दरवाजे पर ठक ठक, दोनों में कोई कनेक्शन है क्या? मैं इसी चिंता में डूबा हुआ था। कहीं जो महक जो बात कह रही थी, जिन्नात वाली, जिन वाली, क्या वो बात सही है क्या? मेरे मन में ही इस तरह के सवाल जवाब चलने लगे। मेरा जो पढ़ा लिखा मन था वो मना कर रहा था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मन का फितूर है। लेकिन फिर एक दूसरा जो मन था वो कहने लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शायद जो महक कह रही थी वही बात तो नहीं है। मैं दोनों मन की बातें को आपस में तोल रहा था और आखिर जीत हुई पढ़े लिखे वाले इंसान के मन की। और फिर मैं अपने मन से वो सारा फितूर हटा चुका था। अरे ऐसा थोड़ी होता है। महक सो चुकी थी और फिर मैं सोने की तैयारी करने लगा और कुछ देर में मेरा नींद आ चुका था। इसके बाद में कोई दस्तक नहीं हुई, ना कोई आवाज़ हुई। और फिर हम सुबह ही उठे थे। हाँ, इस घटना का चर्चा मैं सुबह में माँ से किया था कि माँ ऐसा कौन कर सकता है, दरवाज़ा कौन खटखटा सकता है आधी रात को? माँ वही रात वाली बात कहने लगी, अरे बेटा पड़ोस में कोई होगा और रात में जानता नहीं आवाज़ कितनी दूर दूर तक जाती है। तुम्हें लगा होगा तुम्हारा दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है, शायद दूसरे का होगा बेटा, इतना दिमाग इसे मत लगा। और फिर मैं उस घटना को बिल्कुल भूल ही चुका था। अब फिर रात आई। रात के करीब आधी रात बीत चुका था, कल वाला ही टाइम था। मेरे बगल में महक सो रही थी और मैं भी नींद में था। और तभी कुछ कमरे में आहट होने लगी, जैसे कमरे के अंदर में कोई चल रहा हो, इधर से उधर घूम रहा हो। मेरी नींद खुल गई। कमरे की 0 वाट की रोशनी थी, जल रही थी लट्टू, और उस 0 वाट की रोशनी में
मैं देख करके एकदम हैरान रह गया था। मैं देखा कि वही ट्रेन वाला जो लड़का था मुझे दिखाई पड़ा था, वो हमारे कमरे के अंदर में इधर से उधर घूम रहा था। और उसको देख करके तो मेरा पूरा बदन में कपकपी सी ले लिया था डर के मारे। अब मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जो लड़का मुझे ट्रेन में दिखाई पड़ा था और वो मेरे बंद कमरे में है, अंदर में दरवाज़ा अंदर से बंद पड़ा है, कैसे आ सकता है? अब मैं सही मायने में कहूँ तो बिल्कुल डर चुका था। मेरे मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी कि मैं अपने माँ को चिल्लाऊँ, अपनी भाभी को चिल्लाऊँ, अपने पापा को चिल्लाऊँ। बगल में सोई हुई पत्नी को मैं नहीं उठा पा रहा था। जो हमारी पत्नी महक थी, बेसुध सोई हुई थी नींद में। मेरा बदन डर के मारे कांप रहा था। और वो जो लड़का इधर उधर घूम रहा था, अब मेरे पलंग के पास आकर के खड़ा होकर के और महक की तरफ देखने लगा था। और कभी नज़र मेरे ऊपर पड़ जाती थी तो फिर अपनी नज़रें हटा करके महक के ऊपर में कर लेता था, जैसे मुझसे कोई उसका कोई मतलब ही नहीं हो। वो सिर्फ महक को देखना चाहता था, महक से इसको कोई मतलब था। अब मैं पलंग पर बैठे थर थर काँप रहा था। और अचानक उसी वक्त में महक की आँख खुल गई। और जैसे ही आँख खुली, वो उस लड़की को देख करके चिल्ला पड़ी ज़ोर से। और उसकी इतना ज़ोर की चिल्लाहट थी कि पूरा घर ही जग चुका था। पूरा घर के लोग जाग गए थे और दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए थे और आवाज़ लगाने लगे। मेरी माँ बोलने लगी, अरे नारायण, नारायण दरवाज़ा खोल। बहू क्यों चिल्लाई इतनी ज़ोर से? क्या हुआ? तुम लोग घर में क्या कर रहे हो? अब मेरा तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पलंग से उठ कर के और दरवाज़ा खोल दूँ। वो लड़का अभी भी वहीं पर खड़ा था और जो महक थी अब चिल्ला नहीं रही थी, वो भी मेरी तरफ हो गई थी। एकदम लगा था कि सदमे में चली गई हो और उसका बदन भी डर से थर थर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। अब पता नहीं मेरे पास में ऐसी क्या शक्ति आई, मैं उठ करके खड़ा हो गया और उस लड़के की तरफ देख के बोलने लगा, देखो तुम यहाँ से चले जाओ, ये पत्नी मेरी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर आए कैसे? तुम हो कौन? पता नहीं कौन मेरे शरीर में घुसा हुआ था और इतनी कड़क आवाज़ में बोले जा रहा था। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे उस लड़के को डांट रहा हूँ। मेरा शरीर जो था, लग रहा था कि कितना पावर आ चुका है। और वो लड़का अब मेरी तरफ देखने लगा था। अब मैं उसकी आंखों में देखते हुए डांटने लगा, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जला दूंगा, तुम्हें भस्म कर दूंगा। तुम इस घर से अभी के अभी निकल जाओ और दोबारा इस घर में कदम भी मत रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है। और इसके बाद वो लड़का उस जगह से गायब हो चुका था और मैं उसी जगह पर बेहोश होकर के पलंग पर गिर गया था। फिर मुझे होश नहीं था कि मेरे साथ में क्या हुआ। जब मेरी आँख खुली तो सारे घर के मेंबर हमारे पलंग के पास में खड़े थे। माँ पानी की छींटे मार रही थी, नारायण उठ जा बेटा, नारायण उठ जा बेटा। और फिर मेरी आँख खुल गई थी। मेरी पत्नी अब नीचे खड़ी थी, घर के बड़े बुजुर्ग आकर के खड़े थे तो पत्नी साथ में तो बैठ नहीं सकती और वो भी डरी हुई दिखाई पड़ रही थी। मेरी भाभी उसको संभाले हुई थी और माँ और पिताजी मेरे पास में थे, मेरे भाई पास में था और मेरे से पूछ रहे थे, क्या हुआ नारायण, क्या हुआ तेरे साथ में? अब फिर मैं एक एक करके सारी घटना ट्रेन से लेकर के और यहाँ तक का मैं अपनी माँ को बताया कि माँ, कल रात में जो खटखट हुई थी ना, मुझे अंदेशा था ये वही लड़का था जो ट्रेन में दिखाई पड़ा था। और माँ कहने लगी कि वो सब तो ठीक है, अब बहू को संभाल। वो कहने लगे कि तू बहू को संभाल, वो देख कितनी डरी हुई है, उसको तू शांत करा, हमारी बात तो सुन नहीं रही है, तेरे कहने पर शायद वो
शांत हो जाए, देख कितनी डरी हो बेचारी। अब फिर मैं अपनी पत्नी को बोलने लगा था, यार तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग अपने गांव में हैं, घर में हैं, और यहाँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो हमारी पत्नी थी महक, वो कहने लगी कि देखो मैं आपसे कहता था ना कि मेरी ताबीज़ मत खोलो। देख लिया ना ताबीज़ खोलने का कैसा असर पड़ रहा है। ये लग रहा है कि वही लड़का होगा जो मुझे बचपन से लेकर और अभी तक बचपन में सता रहा था, और यही वो लड़का है। इसी की वजह से मैं बेहोश हो जाती थी और फिर मुझे याद नहीं रहता था। ये वही लड़का है। आपने ताबीज़ खुलवा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर ताबीज़ होता तो ये लड़का मेरे पास में कभी नहीं आता। अब मुझे भी यही लगने लगा था। लेकिन तभी वो सब बात मेरी पत्नी कहने लगी कि आप ऐसे कैसे बोल रहे थे, उस लड़के को कैसे डांट रहे थे, कि आप में भी कोई शक्ति है। वो शायद मेरी बात को सारा वो समझ गई थी कि मैं उस लड़के से डरा नहीं था। उस लड़के से मैं फाइट किया था, उसको डांटा था, उसको धमकी दिया था कि भाग जाओ। और ये सब बात माँ को बता चुकी थी। माँ भी कहने लगी, बेटा तुम लोग शांत हो जाओ, मुझे सब पता है कि इसके साथ में क्या हुआ है, नारायण के साथ में। माँ कहने लगी कि देखो हमारे घर के एक कुल देवता है, और हमारे घर में कोई प्रेत शक्ति, चुड़ैल शक्ति, ऐसी काली शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। और जैसे ही कुछ होता है तो हमारे जो कुल देवता है ना, वो किसी के शरीर में आ जाते हैं, और फिर उस भूत को भागना ही पड़ता है। चाहे कितना भी शक्तिशाली भूत हो, वो इस घर में रुक नहीं पाएगा। और वही नारायण के साथ में हुआ था। नारायण के ऊपर में भी हमारे जो कुल देवता हैं वो आ चुके थे, और उस कुल देवता ने उस लड़के को, उस जिन को भगा दिया था। और तभी वो यहाँ से भाग गया। वो समझ गया कि इस घर में वो कभी रुक नहीं पाएगा और ना कुछ कर पाएगा। यहाँ बहुत बड़ी शक्ति है। अब सारा खेल उस रात का मुझे समझ में आ गया था कि आखिर मेरे में इतनी पावर कैसे आ गई थी। ज़रूर यही बात होगी जो माँ बता रही थी। और फिर माँ कहने लगी, तो लोग डरो नहीं, यहाँ पर भी एक से एक ओझा हैं, तांत्रिक हैं। कल ही मैं बहू को दिखवाऊंगी और यहाँ से सही होकर के ही जाएगी। और वही हुआ। उसने तांत्रिक को अगले दिन बुलाया था, ओझा को, और पूरी कहानी बता करके सारा कुछ ओझा को समझा चुकी थी। और ओझा ने कई दिन हमारी पत्नी को इलाज किया था और कहने लगा कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई ताबीज़ पहनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके शरीर पर वो जो जिन्नात है कभी नहीं आ पाएगा। और वही हुआ। हम लोग शहर पहुंच चुके थे, और उसके बाद में महक ने कभी ताबीज़ धारण नहीं किया। सब कुछ सही सलामत चलता रहा। इस घटना के तो कई साल बीत चुके हैं। अब हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो दोस्तों, ये थी नारायण की आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाल रखी हैं जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उस चैनल पर भी विजिट कीजिए, उन कहानियों का भी मज़ा लीजिए। फिर हम कल मिलते हैं एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।